बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पर या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, हम उस पर काम करते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें तकरीबन 1 महीना हो गया है कहानी को भेजे हुए, या 2 महीना, अभी तक वो कहानी अपलोड क्यों नहीं हुई। तो सुनकर आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, हर कहानी अपलोड नहीं होती है। कहीं ना कहीं उसे एक तरह से ये बोल सकते हैं कि देखा जाता है, परखा जाता है, चेक किया जाता है। कभी कभी जब आपसे बात करते हैं जिन्होंने मतलब कहानी भेजी है, उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, कुछ चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, तो फिर उसे ड्रॉप करा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी की कहानी झूठी है, कभी भी, ठीक है। और अगर आप पहली बार आए हो तो अब मेरा फ़र्ज़ है ये बोलना। वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। क्या कर सकते हैं, इंसान की प्रजाति है, कोई तीसरी शक्ति तो है नहीं कि हमारे को जुकाम नहीं होगा या छींक नहीं आएगी। अच्छा, हंसो मत अभी। फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ कहानी। बहुत बेहतरीन कहानी है जिससे आपको पता पड़ेगा कि अगर आपने बांके बिहारी में अर्जी लगा दी तो भाई साहब दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपकी बात नहीं टलेगी और आपको वो सफलता मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। आपको वो कामयाबी मिलेगी, वो खुशी मिलेगी जो आपने बांके बिहारी लाल जी से अरदास लगाकर मांगी है। अभी फिलहाल इंट्रो, उसके बाद अगर शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। आज की कहानी अनुज और सावित्री की है, जिन्हें मैं कहानी में सावी बोलूंगा। ये दिल्ली में लक्ष्मी नगर के पास इनका मकान है किराए का, और ये व्यापारी हैं। मिडिल क्लास तक आने की एक कोशिश है। ईश्वर पर दोनों को बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन ये जो अनुज है ना, इसे ईश्वर से ज़्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा है। हाँ, ये हर किसी को ये बात बोल चुका है और दिन में 10 बार बोलता है, और अपनी धर्मपत्नी के सामने तो 100 बार बोल चुका है कि मेरी किस्मत ही खराब है। जो इंसान अपनी किस्मत को कोसता रहेगा, वक्त कभी नहीं बदल सकता उसका। मैं सही बता रहा हूं। जब तक आप खुश नहीं रहोगे, जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मेरे को जो मिल रहा है यार, मेरी हैसियत, मेरी औकात से ज़्यादा मिल रहा है, ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप सफल होगे। ट्राई करके देख लेना। एक तरह का टोटका बता दिया मैंने। आप रोज़ अपने आप को देखो शीशे में, मैं तो बेकार, मेरी तो किस्मत खराब, मेरी शक्ल, मेरी आवाज़, मेरी ये, मेरी कुछ भी, ठीक है, आप कभी सफल नहीं हो सकते। जो आप हो, जैसे आप हो, उसमें खुश रहो और बिंदास रहो। जो दिया ईश्वर, कमाल कर दिया। मेरी हैसियत ही नहीं थी, मुझे जितना दे दिया। अब सुनो आगे। ये जो इनकी धर्मपत्नी है सावित्री, कई बार बोल चुकी है, समझा चुकी है कि ऊपर वाले पर आप भरोसा तो करो। देर लगती है, आप मेहनत कर रहे हो, मिलेगी सफलता। ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी किसी का बुरा चाहा या बुरा सोचा। अरे आप मेहनत करते रहो ना, सच में सफलता मिलेगी। और हाँ, इनकी शादी को तकरीबन 6 महीने हुए हैं। अब यहाँ इन दोनों ने एक तरह की कसम उठा रखी है कि जब तक हमारे पास अपना मकान नहीं होगा तब तक घर में किलकारी नहीं गूंजेगी। एक तरह का डिसीजन है, और इस बात को सम्मान इनके परिवार ने भी दे रखा है। क्यों? क्योंकि भाई लड़का मेहनती है, अभी नहीं चल रहा व्यापार तो अभी क्या कर सकते हैं। ये वक्त ऐसा है जहां इसकी दुकान को छोड़कर न जाने हर दुकान पर ग्राहक है। अब ये मत सोचना कि एकदम से ग्राहक आ गए, इसने ईश्वर की पूजा करी, चमत्कार हो गया। ध्यान से सुनो, पूरी सुनो। और अगर ये कहानी आपकी कहानी से मिल रही है तो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त हिंट लेकर आया हूं कि आपको कहां पहुंचना चाहिए और आपका वक्त कैसे बदलने वाला है। ध्यान से सुनना। अब होता क्या है कि इनकी दुकान जिस मार्केट में है, यहाँ हाँ बहुत और भी कपड़े के व्यापारी हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, बड़े बड़े, एक तरह से शॉपिंग मॉल तो नहीं बोलूँगा, उस वक्त की बात है जब ये मॉल वगैरह थे भी नहीं, ठीक है।
और इनकी दुकान से, हाँ बड़ी दुकान है। अब इनकी दुकान को थोड़ा आपको समझाता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि इसकी दुकान छोटी है बड़ी है, लेकिन हाँ अगर आप दुकान के अंदर माल की बात करो तो दुकान इसकी छोटी है। क्यों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैसे साड़ी की दुकान है, ठीक है, तो वो जो खाने बने होते हैं, हर खाने लबालब भरे होते हैं। आपने देखा है, एक आप साड़ी का पैकेट निकाल रहे हैं तो 2-3 गिर रहे हैं, और मतलब एकदम घचाघच भरी रहती है। तभी तो वैरायटी बनती है, तभी आप ग्राहक को उसका मनचाहा कपड़ा दिखा पाओगे। इसकी दुकान में ऐसा नहीं है। इसकी दुकान में तकरीबन, अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल बताऊं तो 30 खाने मान लो, 30 इस तरह के खाने हैं, डब्बे हैं, मतलब रैक लगी हुई हैं, ठीक है। 30 में से तकरीबन 8-9 तो खाली हैं, बाकी भी पूरी पूरी नहीं भरी हुई। जब तेरे पास दुकान में वैरायटी ही नहीं है तो मार्केट में कैसे खेलेगा? मार्केट में कैसे अपने आप को तू निखारेगा, बढ़ेगा, ग्राहक की उम्मीद पर खरा उतरेगा कैसे? अब ये बात इसे भी समझ आ रही है। इसने अपने रिश्तेदारों से, वैसे एक चीज़, ये रिश्तेदार जब आप कभी पैसों की मदद मांगते हैं तो नए नए बहाने ढूंढते कहाँ से हैं? सोचने वाली बात है। सबके रिश्तेदार ऐसे नहीं होते। अब यहां ये अपने कुछ रिश्तेदारों के पास गया पैसों की मदद मांगने। भाई साहब, कहीं से भी चवन्नी नहीं मिली। किसी के घर में फर्नीचर का काम है, किसी ने गाड़ी की किश्त देनी है, किसी ने नया प्लॉट लिया है, किसी के घर में तो कैश होने के बाद भी नहीं है। मतलब हर तरह से यार मना कर दिया गया। निराश घर लौटा तो धर्मपत्नी ने कहा कि आज तुम फिर से किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो। तो बोल रहा है कि मेरे से गलती हुई, और मेरे से कम तुमसे ज्यादा गलती हुई है सावित्री। इसने कहा मेरे से गलती हुई है, मैं समझी नहीं। तुमने शादी के लिए हाँ कर कर गलती करी। तुम्हें अच्छा मिल सकता था, जो तुम्हें खुश रखता, जिसके पास अपना घर होता, तुम्हें कहीं घुमाने, मतलब बहुत बेकार कर दी मैंने तुम्हारी किस्मत। और ये बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो रोने लगी कि बस वो जो हमने 7 फेरे लिए थे, उसमें जो हमने कस्में उठाई थी, सब मजाक था। हम सुख दुख में साथ रहेंगे, कहा था ना। अब क्या हुआ? अब परेशानी है, थोड़ा सा दुख है, और जिसे मैं दुख नहीं मानती, ठीक है, उसमें तुम बस ये सब बोल गए। इसने कहा तुम नहीं मानती, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 2 महीने हो गए, व्यापार सही से नहीं चल पा रहा, और दुकान में तकरीबन 3 लड़के थे जो कि अब सभी जा चुके हैं। एक जो आखिरी बचा था लड़का, उसकी भी तनख्वाह ये मानो कि मैं किश्तों में ही दे पाऊंगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे बंद कर दूं, क्या करूं, अगले महीने किराया कैसे दूंगा। गिनी चुनी सेल हो रही है, 4 दिन में सिर्फ 1 साड़ी बिकी है, उसमें भी क्या कमाऊंगा, क्या करूंगा। बहुत परेशान होता जा रहा हूं। व्यापार बदलने की हैसियत नहीं है, और रिश्तेदारों के पास, हर किसी के पास चला गया, वहां से बस अपनी बेइज्जती ही करवा के आया हूं। अरे काश मैं पैसे से मजबूत होता, पैसा बहुत जरूरी होता है सावित्री। उसने कहा तुमने बिल्कुल ठीक है, पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन जो चीज आपको खुशी देती है वो पैसों से ही आती है। जरूरी तो है पैसा, और आप ये जो मेहनत कर रहे हो, घर में सुख सुविधा लाने की कोशिश कर रहे हो, अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए सभी के लिए पैसा चाहिए। वैसे आपको कितने पैसे की जरूरत है? उसने कहा मैं तो शुरुआत में ये चाह रहा था कि अब 1.5-2 महीने बाद शादियों का सीजन आ रहा है। हाँ, मैं इसे सीजन ही बोलूंगा, और इस वक्त बहुत जबरदस्त सेल होती है कपड़े की। वैसे कपड़ा तो 12 महीने बिकता है, लेकिन ये शादी का जो सीजन होता है, इसमें अगर 2-3 फैमिली भी विजिट कर जाएं एक दिन में तो अच्छे पैसे बन जाते हैं। धर्मपत्नी ने कहा कि अगर जोड़ तोड़ करके देखा जाए तो मेरे पास 20-22 हज़ार मिल जाएंगे। अब वो हंसने लगा, कहता है कि अरे मेरे शेर, ये पैसा अभी अपने पास ही रख, अभी ऐसी नौबत नहीं आई कि तेरे छुपाए हुए पैसे मुझे इस्तेमाल करने पड़े। मैं समझता हूँ ये तूने जो जोड़े हैं ये तेरे अपने हैं, इन्हें मत खर्च। अब यहाँ ये बात भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, और दोनों की आंखें नम भी हैं। एक दूसरे के सामने रो नहीं रहे, क्योंकि सामने वाले को हिम्मत देनी है ना।
समझ रहे हो? धर्मपत्नी और ये जो पतिदेव हैं दोनों फूट फूट कर रोना चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये रो गए तो हाँ, सामने वाला भी चुप नहीं रहेगा, फिर वो भी फूट फूट कर रोएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के सामने झूठी हंसी, दिखावा और एक दूसरे को भरोसा देते हुए खाना खाने बैठ जाते हैं कि वक्त बदलेगा। अब ये खाना खा रहे होते हैं और टीवी पर किसी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आ रही थी। इन्होंने थोड़ी सी उसकी वॉल्यूम बढ़ाई, सुना और कहते हैं कि कितना अच्छा हो कि हम भी घूमने जाए करें। और घूमने के लिए देखो ये मंदिर देखो कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा है। उसने कहा हाँ हाँ, मंदिर की तो बात की बात है, अभी पहले आप बताओ, अगर रोटी और लोगे तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैं रोटी आज कम ही बनाई थी, आटा ख़त्म हो गया है। इसने कहा नहीं नहीं, मेरे को वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना था, मैंने दुकान पर कुछ खा लिया था, खाली पेट है ये। लेकिन अपनी पत्नी को भूखा नहीं रखेगा, वचन दिया है ना, तो जिम्मेदारी इसकी भी है। वो खुश रहनी चाहिए, मुस्कुराती रहनी चाहिए। अपनी रोटी भी उसकी थाली में रखकर बोलता है मेरे से नहीं खाई जाएगी। 7-8 बजे ही दुकान पर इतना सारा खाना ले आया था, पड़ोसी आया था उसके पास कहीं से, तो मैंने और उसने बैठकर वहीं खा लिया। जानती अपने पति को, उसमें से आधी रोटी देकर बोलती है कि अरे तुम खा लो, झूठ बोलने के लिए भी हुनर चाहिए होता है, तुम्हारे पास नहीं है। ये हंसने लगा कि नहीं, तू नहीं मानेगी। अब ये बात कर रहे हैं और वो जो टीवी पर मंदिर के बारे में दिखा रहे थे वो बात आई गई हो गई, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब अगले दिन सुबह तकरीबन 6-6:15 बजे का वक्त रहा होगा, ये नहा रहा है, तभी इनके गेट पर किसी ने दस्तक दी और ये धर्मपत्नी देखने गई कि आप अगर चलना चाहें तो भाग्य बिहारी लाल जी के मंदिर पे, मतलब हमारी तरफ से बस जा रही है। अब सावित्री ने पूछा उन्हीं से, पड़ोसन से जो आई थी, कि भाई ये कहाँ है और क्या हम एक दिन में आ जा सकते हैं? क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को अगर बोलूं कि एक दिन के लिए दुकान बंद कर दो तब तो ठीक है। और व्यापारी आप जानते हो, उन्होंने कहा अरे बहन जी 1 मिनट सांस तो ले लो, आप इतने परेशान ना हो। पहली बात तो हाँ, एक दिन में आना जाना हो जाता है। दूसरी बात कि आप दिल्ली में हो और दिल्ली से मथुरा कितनी दूर है? उन्होंने कहा अच्छा मथुरा है, आप निश्चिंत रहो, 2 घंटे में बस निकलेगी, बस आप अपने हस्बैंड को मना लेना, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। आप कभी गए हो बांके बिहारी? उन्होंने कहा नहीं, हम कभी जा नहीं पाए, वक्त नहीं लग पाता ना। भाई व्यापारी है, कभी दुकान, मतलब आप समझते, हाँ हाँ हम समझते हैं, 2 घंटे में मंदिर पर मिलते हैं। अब ये घर में आकर अपने हस्बैंड को आवाज़ देती है और कहती है कि अरे फटाफट से आ जाओ, मैं भी फटाफट नहा के तैयार हो जाती हूँ, मंदिर जाना है। उन्होंने कहा मंदिर जाना है, बस मैं आ गया बाहर। वो बाहर आया बड़ा कन्फ्यूज, टेंशन में, परेशान कि घर में पूजा पाठ होता है लेकिन हम मंदिर कभी नहीं जाते। कौन से मंदिर चलना है, आज कुछ खास है क्या? उसने कहा हम जा रहे हैं बांके बिहारी लाल जी के मंदिर। उसने कहा ये तो यहाँ आसपास कहाँ पर है? तो बड़ी हंस के बोलती है कि अरे बस में जाएंगे और हमारे पैसे भी नहीं लग रहे हैं। अरे वो सब छोड़ो, बस में जा रहे हैं, कहाँ है मंदिर और कैसे, क्या बात हुई? इसने सारी बातें बताई। तो ना जाने इसका मन अंदर से अपने आप ही कर गया कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि यात्रा मुफ्त है, इसलिए कि दिल से ये हार चुका है एक तरह से। मतलब मैंने बताया ना किस तरह का आदमी है, किस्मत खराब है, मेरे बस की ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे बुरा कोई नहीं। तो अब ऐसी जगह पहुंचना किस्मत की ही बात है, और ये बुरी नहीं, अच्छी किस्मत है कि आप वहां तक पहुंच रहे हो। बहुत सारे लोग मंदिर के जस्ट 1-2 घंटे के रास्ते पे रहते हैं लेकिन मंदिर तक जा नहीं पाते, वक्त नहीं लगता। और बहुत से लोग ट्रेन का, हवाई जहाज का और पता नहीं कैसे कैसे सफ़र करके मंदिर तक पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। ये उनकी किस्मत भी अच्छी कह लो, और उनका वक्त भी अच्छा है, और उनकी श्रद्धा भी अच्छी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा उसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है वक्त नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि अभी बुलावा नहीं। अब भाई साहब इन्हें तो शायद बुलावा आ गया है। बांके बिहारी लाल की जय। भाई साहब बस में ऐसे जोरदार भजन चल रहे, मज़ा ही आ रहा था। और ये दोनों बैठे हैं, पहली बार इस तरह का कोई सफ़र कर रहे हैं, तो हर किसी से सोच समझ के बात कर रहे हैं, उतना खुलकर बात नहीं कर रहे। पहली बात आपको एक बात बताऊं, जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा नहीं होता ना,
ये हकीकत है, ध्यान से सुनना। जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा नहीं होता वो लोगों से जब बात करता है तो थोड़ा सहज कर करता है, थोड़ा मेरी बात किसी को बुरी ना लग जाए। और जो रईस है जिसकी जेब में बहुत पैसा है वो सामने वाले की इज्जत तो क्या ही करेगा, और वो बात भी ऐसी करेगा कि कोई उसको अच्छा मानो बुरा मानो उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं। उसे सामने वाले की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। उसके पास पैसा है, वो सक्षम है, सफल है, ये वाली फील आती देखी है मैंने लोगों में। पैसा या पैसे की गर्मी झिलती नहीं है लोगों से। और ये सबके साथ नहीं होता। कहीं आप मैसेज में लिखना शुरू कर दो, हम पे बहुत सारा पैसा है लेकिन हम बड़ों की इज्जत करते हैं। अरे यार ठीक है, समझो मेरी बात। वीडियो लाइक करी है आपने अभी तक? अच्छा, शेयर, सब्सक्राइब। अच्छा, वीडियो देखोगे, लाइक नहीं करोगे और सब्सक्राइब तो करोगे ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई नहीं हूं बड़ा, मतलब छोटा, मतलब साथ का। सब्सक्राइब करो पहले तो। अब मैं आगे की कहानी तभी सुनाऊंगा। अच्छा, आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सुना देता हूं। वैसे सुन तो वो भी लेगा जिनने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अब बांके बिहारी लाल पहुंच चुके हैं जी, ठीक है। और मंदिर में एक अलग ही मतलब उत्साह है, अलग ही, हर कोई खुश है सिवाय 2 जनों के। पहली बात तो ये जानते ही नहीं है। वहां जाकर इन्हें पता चला और दर्शन किए। दर्शन जब ये कर रहे थे तो इनकी धर्मपत्नी को जिन्होंने न्योता दिया था यहाँ तक आने के लिए वो वहीं थी। तो इन्होंने कहा भाई साहब ज़रा हम दोनों 1 मिनट यहाँ पर रुकेंगे, आप 2 मिनट दोगे हमें? उन्होंने कहा हाँ हाँ आप, मैं बाहर ही जा रहा हूँ। ईश्वर के प्रति आस्था है, कोई उनसे बैर नहीं किसी तरह की। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी इज्जत है तब ये यहाँ पर है। दिल खोलकर इसने मांगा है बांके बिहारी लाल जी के सामने, दिल खोलकर सब कुछ मांगा है इसने, और सबसे ज़्यादा खुशियाँ और इज्जत मांगी है। रो गया था ये। अब ये ना मतलब अभी बाहर आया नहीं है, कोने में ही एक जगह ज़मीन पर बैठा हुआ है और इसके हाथ में जो कड़ा इसने पहना हुआ था बस उसे गोल गोल घुमा रहा, मतलब बांके बिहारी की जय। तभी वहाँ पर एक वृद्ध, थोड़े तकरीबन 60-65 साल की उनकी उम्र रही होगी, ठीक है, वो आए और क्या उनके चेहरे पर मतलब तेज था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे होता है ना कि मतलब अलग ही चमक है चेहरे पर। आप ना मतलब चेहरे से भी आइडिया लगा सकते हो कि ये मेकअप वाली चमक नहीं है, ये वास्तव में एक जिसे नेचुरल ग्लो बोलते हैं, ठीक है। गले में 2-3 माला थी, मतलब सोने की नहीं, मतलब 2-3 माला पहनी हुई थी। और ऊपर उन्होंने एक, जैसे आपने देखा होगा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम लिखा हुआ, जैसे नारंगी से रंग का होता है और एक वहाँ पर कभी कभी नीले रंग का भी मिलता है, तो उन्होंने नारंगी पहन रखा था, उस पर काले काले अक्षरों से राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्णा इस तरह से लिखा हुआ है। अब इन्होंने देखा और फिर इधर उधर नज़र कर ली। वो क्या बोलते हैं जो ये बाबा जी हैं, अरे बेटा क्यों परेशान है छोरा, क्यों परेशान है? अब इसने कहा नहीं नहीं पंडित जी बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा बेटा मैं ना बहुत कुछ जानता हूँ, सही है, और जो लोग झूठ बोलना जानते हैं उनमें ये हुनर बचपन से ही होता है, तेरे में नहीं है तो कोशिश भी मत कर। अब बता मुझे क्या परेशानी है? ये हंसने लगा कि आपने अभी उसी तरह से बात करी है जैसे मेरी अभी धर्मपत्नी ने मुझे कहा था कि झूठ बोलने के लिए हुनर चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बस थोड़ा चिंतित हूँ, परेशान हूँ, आगे का वक्त कैसे कटेगा उसके लिए बस उधेड़ बुन में लगा हुआ हूँ, समझ नहीं आ रहा। कह रहे यहाँ पर बैठ कर भी अगर तू ये सोच रहा है कि आगे का वक्त कैसा रहेगा तो बेटा मैं ये कहूँगा कि तू मूर्ख है। मैं समझा नहीं पंडित जी, तू बांके बिहारी लाल के मंदिर में बैठा है और यहाँ तू ये सोच रहा है कि आगे का वक्त कैसा होगा? अरे बहुत अच्छा होगा, समस्या तो बता मुझे तेरी है क्या? उसने कहा कि आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे पंडित जी। मैं नहीं कर पाऊंगा? बता तो सही ऐसी क्या बात है? तो इसने कहा कि मेरी एक छोटी सी दुकान है किराए की दिल्ली में, मैं वहीं से आया हूँ और
बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, या ये भी कह सकता हूं कि मेरी दुकान उस मार्केट में सबसे मनहूस दुकान है। वहां ग्राहक चढ़ता ही नहीं है। मतलब 10 दिन में एक साड़ी बिकती है और जैसे तैसे करके घर चल रहा है। और नौबत ऐसी आ रही है कि शायद ये दुकान हाथ से जाने वाली है। मैं किराया 2 महीने बाद का तो शायद दे भी नहीं पाऊंगा। अभी तो जैसे तैसे जो थोड़े बहुत घर पे पैसे हैं जोड़ तोड़ करके मैं दे रहा हूं। और मैं ये सारी बातें आपको बता क्यों रहा हूं? आप इसमें मेरा करोगे क्या? बस जैसे मेरे रिश्तेदारों ने मेरा मजाक उड़ाया ऐसे आप भी कह रहे 1 मिनट। पहली बात तो बेटा मैं तेरा रिश्तेदार नहीं। दूसरी बात, हाँ मैं तेरे इस परेशानी में क्या ही कर लूंगा जो तेरी सोच है। अब तेरी सोच को यहां से बदलना शुरू करता हूं। बेटा अब मैं अपने बारे में बता देता हूं। मुझे यहां सभी लोग पंडित बिहारी बोलते हैं, सही है। और अब यहां एक हमारा छोटा सा भक्त है जो कि मुझे बहुत मानता है। वो रहता है बॉम्बे, मुंबई, ठीक है। वो इसी क्षेत्र में कुछ अच्छा कर चुका है, उसे तजुर्बा है, वो तेरी मदद कर सकता है। अगर तू उससे मिल ले तो तेरा काम बन सकता है। इन्होंने कहा पंडित जी मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। बॉम्बे जाऊं, बड़े सेठ से मिलूं, वो व्यापार में मदद करेगा। आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है? इन्होंने कहा मैंने जो बोला शायद तूने नहीं सुना, दोबारा सुन। मुझे यहां सभी लोग पंडित बिहारी के नाम से जानते हैं। मेरा एक शिष्य कह लूं, भक्त कह लूं, या मेरा एक प्यारा मित्र कह लूं जो मुझे बहुत मानता है, वो बॉम्बे रहता है, ठीक है। और वो इसी क्षेत्र में एक नामचीन हस्ती बन चुका है। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं ये, वरना तो उनके शब्द कुछ और थे। अब उससे अगर तू मिल लेगा तो तेरा वक्त बदलना शुरू हो सकता है। वो तेरी मेहनत है। लेकिन बेटा एक बात और बता दूं, अगर उसने तेरी मदद करी, वैसे तो वो करेगा 100 में से 100%, और जब तेरी बारी आए तू कदम पीछे मत हटाइयो। समय अच्छा भी आता है तो कभी कभी खराब भी आ सकता है। इन्होंने कहा लेकिन पंडित बिहारी जी मेरे पास बॉम्बे जाने के पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा हाँ ये तो समस्या है, और मैं तेरे को यहां से पैसे तो दे नहीं सकता बेटा, वक्त दे सकता हूं। 7 दिन के अंदर तेरे पास बॉम्बे जाने के पैसे तो हो जाएंगे। बाकी उससे मिलना है, तेरे को मैंने एड्रेस बता दिया, उसका नाम बता दिया। एक तरह से ये मानिए कि इनके पास लिखा हुआ था उसका पता। इन्होंने अपनी झोली में से कागज निकाला, उस पर पता लिखा हुआ था और इसे दे दिया। इसने उस कागज को पढ़ा है, ठीक है, और जेब में रख लिया। उस आदमी का नाम पड़ा है, उसके उस शोरूम का नाम पड़ा है, और पंडित जी से ये कहता है कि अच्छा मैं उन्हें बस ये बोल दूं कि आपने भेजा है। इन्होंने कहा हाँ बस ये बोल देना बिहारी जी ने भेजा है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने कहा ठीक है, अगर मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए 7 दिन में तो मैं ज़रूर करूंगा, वरना नहीं हुए तो जी मैं नहीं जा रहा। इन्होंने कहा ठीक है, फिर पर्ची फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन। और मंदिर में ना भीड़ बहुत थी। इनके दोनों के बीच में से कुछ लोग निकल कर गए। जब वो गए तो ये बिहारी जी वहाँ दिखे नहीं से। ये ज़मीन से खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। पंडित जी बहुत देर हो गई, इसे ढूंढते ढूंढते वो पंडित जी मिले नहीं इधर उधर कहीं। भाई भीड़ बहुत थी। धर्मपत्नी आई। इन्होंने कहा किन पंडित जी को आप आवाज़ दे रहे हो? कह रहे किसी से मैं अभी बात कर रहा था। खैर, और उन्होंने ये कागज़ दिया था मुझे। अपनी जेब देखने लगा, वो कागज़ नहीं है इसकी जेब में, लेकिन हाँ उस आदमी का नाम ध्यान रह गया, वो एड्रेस भी ध्यान है इसे, क्योंकि अभी अभी की बात है, अभी देखा है, अभी पढ़ा है। और ज़रूरत जिसे होती है ना वो काफ़ी चीज़ें याद रखता है। इसने फटाफट से एक कागज़ पेन लिया और उस पर वो सब लिख लिया। ना जाने वो कागज़ इधर उधर कहाँ हो गया। भाई भीड़ बहुत थी तो हो सकता है भीड़ में इधर उधर हो गया वो कागज़। ये बस में बैठ गए, घर पहुंचे हैं, और घर पहुंचने के बाद इसने धर्मपत्नी को वो सारी बातें बताई है जो उन पंडित बिहारी जी ने इसे बताई थी। इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, 7 दिन में पैसे आ जाएंगे? कहाँ से आ जाएंगे, मुझे क्या पता। अगले दिन भाई साहब दुकान तकरीबन 8-9 बजे इन्होंने खोली है, 12 बजे तक 1 बजे तक मैक्सिमम, और जी बॉम्बे जाने के पैसे इकट्ठे हो गए। पहला दिन है, 7 दिन की कही थी, ये तो पहला दिन है। इसे भी कुछ नहीं समझ आ रहा, और अभी आपको भी नहीं आ रहा है। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि भाई साहब 15 दिन की सेल मेरी इतनी नहीं होती थी, और अभी तो ये बस
कल मंदिर गया था, अरदास लगाई थी, इतनी जल्दी थोड़ी ना काम हो जाते, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर सुनते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं। भाई बांके बिहारी लाल जी का खेल ऐसा है कि आप मंदिर में कहकर सीढ़ियों से उतरकर बाहर आए और आपको कमाल देखने को मिल गया। हाँ हाँ, अब होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इसकी सेल 15-20 दिन में जो होती थी उतनी दोपहर के 12 बजे तक हो चुकी है। शाम को 8 बजे करीब अपनी दुकान बढ़ाकर घर पहुंचा है। तो घर पर आज रबड़ी वगैरह, थोड़ा आइसक्रीम, थोड़ा बाहर से खाना पैक करा लिया। घर पहुंचते ही धर्मपत्नी से बोलता है आज खाना मत बनाना। तो बोलती है अच्छा तुम बनाओगे। उसने कहा नहीं नहीं मैं लेके आया हूँ। ये क्या है, तुम फालतू के पैसे खर्च रहे हो, अभी बॉम्बे के पैसे इकट्ठे करने हैं, ये क्या क्या कर क्या रहे हो। अरे आइसक्रीम भी लाया हूँ। अरे तुम्हारे को समझ नहीं आ रही, तुम तो फालतू का खर्चा कर रहे हो। मैं रबड़ी भी लाया हूँ। अब तो तुम यहाँ पर गुस्सा गुस्सी वाली बात कर रहे हो। ये कितने पैसे खराब कर दिए। उसने कहा कि इतने पैसे खराब कर दिए कि जितने बचे हैं उतने में भी बॉम्बे जा सकता हूँ। अभी हंसने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। उसने कहा सच बोल रहा हूँ। 12 बजे तक की जो कमाई है उसी में मज़ा आ गया था मुझे। तो मैं तो सोच रहा था कि 1 बजे घर आकर तुम्हारे को खुशखबरी दूं कि मेरी दुकान तो चलने के लिए, लेकिन भाई मैंने सोचा क्यों ना जब आज का दिन अच्छा है तो 8 बजे तक तो बैठना ही चाहिए। इसने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, अपने काम से कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कभी नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, बॉम्बे जो आप जाओगे, इसने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं जाऊँ भी क्यों, ये गलत है। उन पंडित जी ने जो कहा है किसी वजह से कहा होगा ना, आप क्यों नहीं जाओगे। इसने कहा कि मेरी आज की सेल देखना, कम से कम 15 दिन में इतने नहीं कमाता था, तो मैं क्यों जाऊं। ये उन्हें पंडित जी को क्या पता चलेगा कि मैं गया या नहीं गया। तो ये क्या कहती है धर्मपत्नी कि उन्होंने कहा था बॉम्बे में उनका शिष्य, उनका मित्र, उनको जो बहुत मानता है वो रहता है। अगर इन्होंने यहाँ से उसे फ़ोन करके बताया होगा कि आप आओगे तो अच्छा लगेगा, उनकी बात नीची नहीं हो जाएगी, वो आपकी इतनी मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने कराई क्या मेरी मदद के लिए। भाई ग्राहक उन्होंने थोड़ी ना भेज दिए। जो ग्राहक आए थे, मेरे पास दुकान में सामान है, अच्छा है, पैसे मैंने कम लगाए थे इसलिए आए थे। उन्होंने कहा आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ और पूरा मार्केट जानता है कि हमारी दुकान में पूरी मार्केट से सामान कम है, वैरायटी कम है, और साड़ी के इस कपड़े के व्यापार में अच्छी अच्छी दुकानें धरी की धरी रह जाती हैं जिनके पास वैरायटी कम होती है। छोटी छोटी दुकानें वो ऐसी धड़ाके से चलती हैं क्योंकि उनके पास वैरायटी बहुत है, ग्राहक बहुत है। मेरी बात मानकर आप कल के कल बॉम्बे जाओ, उनके साथ ये गलत हो जाएगा वरना। अब ये भी बिना मन से बॉम्बे के लिए निकल गया है। बॉम्बे में उस सेठ के जब ये पहुंचा, आंखें ऐसी बड़ी हो गई क्योंकि इतना बड़ा शोरूम, इतनी बड़ी फैक्ट्री कभी इसने देखी नहीं थी। और जैसे ये उस भव्य फैक्ट्री तक पहुंचा है तो वहाँ पर राधा कृष्ण की बहुत बड़ी चांदी की मूर्ति। गेट कीपर आया, उसने कहा कि भाई साहब यहाँ क्यों खड़े हो, आगे जाइए, यहाँ पर अभी सेठ जी की गाड़ी आने वाली है, आप जाओ यहाँ से। तभी सेठ जी की गाड़ी आ जाती है। उन्होंने इसे जब साइड करा तो इसने झुककर जब देख रहा था उन्हें, सेठ जी को, तो सेठ जी ने भी शीशा हल्का सा और नीचे करा, हाथ जोड़े और बोला राधे कृष्ण भैया बताइए कैसे, कोई काम था मुझसे। उन्होंने कहा मुझे उनसे मिलना है, सेठ जी से, ठीक है, और उसका नाम चेतन बताया था कि चेतन साहब से मिलना है और मैं मथुरा से आया था। कह रहे हाँ हाँ आगे बताओ, और मुझे बिहारी जी ने भेजा है। इसने कहा 1 मिनट, किसने भेजा है आपको। बिहारी जी ने भेजा है मुझे और ये कहा था कि आप मेरी कुछ मदद करोगे। भाई साहब आप एक काम करो, गाड़ी में अंदर आओ। उन्होंने दरवाज़ा खोला, गेट कीपर से बोला गेट खोल दो। उन्हें भी लगा कि भाई सेठ जी का कोई मित्र है, खास है। उन्होंने कहा कि भाई साहब अभी कुछ मत बोलना है, ठीक है, आप चलो मेरे साथ। अपने साथ इन्हें अपने ऑफिस में लेकर आए, वहाँ पूजा आरती करी। अपने गल्ले पर अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले इनकी खातिरदारी हुई, चाय बिस्किट आए, ठीक है। फिर पूछा इनसे अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। भाई साहब मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं अभी मथुरा गया था तो बिहारी जी मिले। बिहारी जी ने मुझे आपका एड्रेस दिया, आपका नाम बताया और कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, आप उन्हें बहुत मानते हैं। तो इन्होंने छूटते क्या बोला चेतन भाई साहब ने कि मैं उन्हें मानता नहीं हूँ, मैं उन्हें पूजता हूँ, वो सब कुछ है मेरे लिए, और उन्होंने अगर कहा है आपको किसी भी तरह से, जैसे भी आप
मुझे बता रहे हो, मुझे किसी तरह का कोई संदेह नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, बस आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, आपका क्या व्यापार है। इसने बताया कि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, दिल्ली में एक छोटी सी किराए की दुकान है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी उसमें कुछ मदद करें, क्योंकि आप तजुर्बेकार हैं। उन्होंने बताया बिहारी जी ने कि आप इस क्षेत्र में बहुत कुछ जानते हैं, तो थोड़ी मेरी मदद हो पाए। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, पहली बात तो ये कि आप माल वहीं से लेकर वहीं बेच रहे हो, ठीक है, तो आपके पास बचता बहुत कम है, पहली बात। दूसरा, आपने जो दुकान में अपनी मेरे को वैरायटी गिनाई तो ये बहुत कम है। आपके आसपास के क्षेत्र में, जैसा मैं इस क्षेत्र में काफ़ी पुराना हूँ तो जानता हूँ, नाम से भी जानता हूँ उन लोगों को तो मैं, ठीक है, और हर जगह हमारा माल जाता है। आप एक काम करो, मेरे कहने से थोड़ा सा माल बढ़ाओ, और जो जो वैरायटी मैं बता रहा हूँ, जो अभी मार्केट में वहाँ 3 महीने बाद आएगी, ठीक है, 3 महीने बाद आएगी वो मार्केट में, लेकिन मेरे पास आ चुकी है, लोगों के ऑर्डर भी आ चुके हैं, आप वो रखो। आपकी मार्केट में अभी 3 महीने बाद आएगी, आपके पास वो चीज़ होगी तो ग्राहक आएंगे, सेल होगी, आप समझ रहे हो। इसे बात जच गई। तो इसमें मुझे मतलब कितने पैसे देने होंगे? उन्होंने कहा भाई साहब, पैसे तो मैंने आपसे मांगे ही नहीं, आप पहले माल तो रखो, बेच लो, दे देना पैसे। अरे भाई, ना किसी तरह की गारंटी, मतलब आप, मैंने बताया था ना कि रिश्तेदार तो नए नए बहाने बनाते हैं, और ये तो दोस्त भी नहीं है, मित्र भी कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक बांके बिहारी लाल जी के, खैर समझ नहीं आ रहा। अब किसी अनजान से एहसान लेना बहुत बड़ी बात है भाई। उसने तो ये बोल दिया कि आप जितने मर्जी का माल उठा लो, जब बिक जाएगा तो पैसे दे देना। इसने कहा भाई साहब, मैं तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक का सामान उठा सकता हूँ। उन्होंने कहा भाई साहब, आप 2 लाख का उठाओ, दे देना पैसे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि नहीं, फिर भी देखिए, मैं आपको 1 महीने में पैसे दे दूंगा। चेतन भाई ने कहा देखो जी, व्यापारी हूँ और मैं जानता हूँ बाजार का रुख हमारे हिसाब से नहीं चलता। आपने 1 महीने बस ऐसे ही बोल दिया, आप भी जानते हो नए सामान को भी सेट होने में, ग्राहक को आने में वक्त लगता है भाई जी। आप इसे समय को थोड़ा बढ़ा लो, अपने मन से दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बाके बिहारी की बहुत कृपा है मुझ पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि अच्छा 2 महीने में, पक्का मैं 2 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगा, नहीं तो मैं माल ही वापस ले आऊँगा, आपको मतलब परेशानी नहीं होगी। ये हंसकर बोलता है कि नौबत नहीं आएगी। अब ये अपना एड्रेस दुकान का लिखवा कर चला गया और धर्मपत्नी कंफ्यूज है। घर पर पहुंचकर इसने जब सारी बात बताई तो वो कंफ्यूज है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अनजान व्यक्ति, कभी हमारी मतलब कोई किसी तरह से कोई बातचीत नहीं है, इतनी मदद कर रहा है। कुछ दिन में जी माल आ गया दुकान पर। इसने जब दुकान में सजाया तो दुकान अब चकाचक हरी भरी लग रही है, पहले से तो ठीक लग रही है। 1 दिन 2 दिन तो थोड़ा सा खाली गया, उसके बाद से ग्राहक की भीड़ लगनी शुरू हो गई और यह भीड़ बढ़ती जा रही है। अड़ोसी पड़ोसी परेशान है कि जो ये वैरायटी बेच रहा है, जो ये डिज़ाइन लेकर आया है, जो ये डिज़ाइन यहाँ से लोगों को दे रहा है, ये डिज़ाइन अभी मार्केट में आया नहीं है। या तो इसने कहीं फैक्ट्री डाली है, या कोई इसका रिश्तेदार है जो कि फैक्ट्री से डायरेक्ट माल इसके पास आ रहा है। बहुत सारे लोग आकर इससे मिल गए, अड़ोस पड़ोस के व्यापारी, कि ये कुछ हमारे लिए भी ऑर्डर, मतलब जहाँ से तू मंगा रहा है बन जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो हम तेरे को इसमें 150 बढ़ा कर दे देंगे। इसने जी 150 की जगह 500-600 का काम शुरू कर दिया। अब समझना, ये लालच नहीं, इसे व्यापार कहते हैं। अगर आप व्यापार को सही से समझ गए तो आप खिलाड़ी हो, वरना तो रोज ही व्यापार शुरू होता है, रोज ही दुकानें बंद होती है। जो व्यापार को अच्छे से पढ़ जाए, जो मार्केट को घोल के पी जाए, उसे व्यापारी कहते हैं। और व्यापार ना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। ये भाई साहब 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में पैसे लेकर सेठ जी के पास पहुंच गए। राधे कृष्णा, उन्होंने देखा, आइए मित्र आइए, जय श्री राधे, आओ जी आओ, बांके बिहारी की कृपा है, कैसे आना हुआ? उसने कहा ये आपके पैसे और ये रही पर्ची नए ऑर्डर की। कमाल हो गया, कैसा रहा, मतलब सब सही चल रहा है? उसने कहा सही चल रहा है, आपने जिस तरह से मेरा हाथ थामा है, मैं तो ये सोच रहा हूं ऐसा बड़ा भाई सबको मिले।
मैं सच में ज़मीन से उठना अब शुरू हो चुका हूँ। उन्होंने कहा, अरे आपको जिन्होंने भेजा है वो कभी किसी को ज़मीन पर रहने ही नहीं देते। मैं कहाँ था, अगर बताऊँगा तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी आपके। खैर छोड़िए, क्या क्या इस बार पैक करना है बताइए। नया कुछ आया है स्टॉक में, वो भी दिखा देता हूँ। देखो जी, अब फिर से कोई नई चीज़ आई है, कोई नई वैरायटी आई है, कुछ सिल्क पर कोई बढ़िया सा काम होकर आया है, कुछ बनारसी नया वैरायटी आया है जो कि बाजार में किसी के पास नहीं है। और अगले महीने शादी का सीज़न भी है भाई। इन्होंने, भाई साहब ने बढ़िया सा ऑर्डर दे दिया। अगले महीने क्या इनकी सेल हुई है, पूरे बाजार में हल्ला है कि भाई साहब दुकान पर भीड़ नहीं टूट रही। और नौकरी के लिए लड़के 10-10 तैयार हैं इसकी दुकान पर। इसे फुर्सत नहीं है, ठीक है। रात दिन बस ये मानो कि पॉपुलर होता चला जा रहा है। अरे आसपास की छोड़ो, दूर दराज से भी लोग इसके पास अब शॉपिंग पे आ रहे हैं कि इसके जैसा स्टॉक, इसके जैसा डिजाइन किसी के पास है नहीं भाई। कमाल की बात है। अब यहां काम इतना बढ़िया चल रहा है कि दुकान खरीदने के लिए एक जगह इसने देख ली है। मतलब मकान नहीं, दुकान खरीदने के लिए। धर्मपत्नी बहुत खुश है भाई, इतने खुश, इतने प्रसन्न इनके जो हस्बैंड हैं ये कभी नहीं थे ये। लेकिन आज ये खुश है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं, मेरी किस्मत खराब नहीं है। अब इन्होंने जो जगह देखी है अपनी उस मार्केट में, सबसे बड़ी दुकान है जो कि खरीदने के लिए अब पूरी पूरी तैयारी हो गई है। अगले दिन सारे काम हो गए, दुकान खरीद ली गई है। 5 दिन बाद इसका इनॉग्रेशन है, मतलब उद्घाटन है। तो सभी को इसने न्योता भेजा है, बॉम्बे भी। धर्मपत्नी ने कहा कि हमने सभी को न्योता दिया है, पंडित जी को नहीं दिया। जिन्होंने ये सब शुरू करा है उनके पास भी आपको जाना चाहिए। इसने कहा बिल्कुल जाऊंगा। और हाँ, इस दौरान एक गाड़ी भी खरीद ली है। मकान अभी किराए का ही है, ठीक है, और वो कभी भी खरीद लेगा, लेकिन गाड़ी ले ली है। ये और इनकी धर्मपत्नी सीधा पहुंचते हैं जी बांके बिहारी मंदिर। वहां जाकर बहुत ढूंढते हैं भाई साहब, बहुत। मैंने एक पंडित जी देखे थे यहाँ पर जिन्होंने मुझसे बात करी थी। इस तरह से उन्होंने माला पहन रखी थी और उन्होंने जो एक शॉल, एक गमछा जो पहन रखा था उस पर राधे कृष्णा लिखा हुआ था। वो कहाँ बैठते हैं यहाँ पर, हर किसी से पूछ रहा है, हर किसी से। तभी एक वहाँ पंडित जी मिले। उन्होंने कहा किसे ढूंढ रहे हो? सब कुछ बताया। उन्होंने कहा वो अंदर है। अंदर है? अब ये जब गया अंदर तो वापस बाहर आया कि वहाँ तो बांके बिहारी जी की मूर्ति है। आप, मैं समझा नहीं। कह रहे वो जो अंदर है ना, वही आकर तुम्हारे को समझा कर गए थे, क्योंकि जिस तरह के तुम बता रहे हो ऐसे बेटा यहाँ कोई पंडित जी हैं नहीं। वो वही थे, ईश्वर खुद आकर तुम्हारा हाथ थाम कर गए हैं। तो बेटा धन्यवाद करो, बहुत किस्मत वाले हो। तुम जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। जिन्हें खुद बिहारी जी आपको राह दिखा रहे हैं, बेटा बहुत किस्मत वाला है तू तो। अब इसके आंसू नहीं रुक रहे कि ये सब मैंने कहानियों में बहुत सुना है, लेकिन असलियत में क्या होता है ये? करे होता है, तू मुझसे पूछ रहा है, तेरे साथ हो नहीं रहा है क्या? तू जानता था बॉम्बे वाले उस आदमी को जो तू मुझे यहां सब कुछ बता रहा है? क्या तू खरीद सकता था दुकान जो तू मुझे बता रहा है? सब उनका किया धरा है। वो अंदर बैठे हैं, कब बाहर आए, कब उन्होंने चोला बदला और कब तेरे को सब कुछ बताकर चले गए। तेरी किस्मत है लड़के। अब यहां धर्मपत्नी और ये रोए चले जा रहे हैं और बार बार बस एक ही बात बोल रहे हैं, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और उसके बाद आज तक एक भी ऐसा महीना नहीं गया जिसमें ये चारों, हाँ एक बेटी और एक छोटा बेटा है, बांके बिहारी लाल जी के मंदिर ना गए हों। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बस दुकान का उद्घाटन हुआ और उसके तकरीबन 1.5 साल बाद एक मकान का भी उद्घाटन हुआ। और आज की डेट में भाई साहब कपड़े के व्यापार में, हाँ साड़ियों के व्यापार में, बिजनेस में मतलब बहुत बेहतरीन नाम बन चुके हैं। और ये नाम जो मैंने आपको कहानी में बताया है, ये
कुछ अलग है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ी सी लंबी हो गई, अगर आपने पूरी सुनी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत लगती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट मिल जाता है एक चैनल को, मतलब खुशी मिल जाती है मुझे। मेरी कहानी पर आप विश्वास करिए नहीं करिए अलग मैटर है, अपने ईश्वर पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।